हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम टीम एक नई शुरुआत चैनल पर। आज हम आप लोगों को आधुनिक इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास में सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपियों का आगमन से हम शुरुआत करेंगे। यूरोपियों का आगमन टॉपिक से बीपीएससी टीएरी 4.0, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे, क्या एग्ज़ाम में आती है, और हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सारे चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उन्हें पढ़ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको बहुत ही जल्द आधुनिक इतिहास के टॉपिक शुरुआत करेंगे, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास। चलिए दोस्तों, चलते हैं आधुनिक इतिहास में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, भारत में यूरोपियों का आगमन आप सभी को पता है। जैसे कि भारत में मध्यकाल से नहीं, उससे भी पहले प्राचीन काल से भी यूरोप के साथ और अन्य देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था। मध्यकाल में भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। मध्यकाल में भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यह व्यापार मुख्यतः मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं में होता था। मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं जैसे सूती वस्त्र, सोरा और भी बहुत सारे चीज़ें थी जिनकी वजह से भारत में व्यापारी मुख्य रूप से व्यापार करने आते थे, धन कमाने आते थे। और यह व्यापार मुख्यतः दो मार्गों से होता था। यह व्यापार जो भारत और यूरोप के मध्य होता था, यूरोप व्यापारियों के मध्य, वो मुख्यतः दो मार्गों से होता था। पहला जो मार्ग था वो लाल सागर वाला मार्ग था और दूसरा मार्ग था फारस की खाड़ी वाला मार्ग। पहला मार्ग लाल सागर वाला मार्ग, दूसरा फारस की खाड़ी वाला मार्ग। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाता है, व्यापारियों की संख्या बढ़ती जाती है, लोग व्यापारिक मार्ग पर, चाहे व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटना घटता है जब जो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था, ये सबसे ज़्यादा व्यापार इससे होता था। फारस की खाड़ी वाले मार्ग से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था क्योंकि यह जो मार्ग था स्थलीय था, छोटा था और सुगम था। लेकिन 1453 ईस्वी में तुर्की के कन्स्तुनिया पर अरबों के विजय के बाद ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना होती है? ऑटोमन साम्राज्य की। तुर्की के कन्स्तुनिया पर जब अरबों ने आक्रमण करते हैं और उसे जीत कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो ये स्थल मार्ग था फारस की खाड़ी वाला मार्ग, इसको प्रभावित कर देते हैं, माने इसको बंद कर देते हैं, अवरोधित कर देते हैं, इस मार्ग को अवरोधित कर देते हैं। जिससे क्या होता है, भारत व्यापार प्रभावित हो जाती है। और लेकिन यूरोपीय व्यापारियों में मसालों की उपयोगिता बहुत ज़्यादा थी। वो यूरोपीय व्यापारी अन्य मार्गों की तलाश शुरू कर देते हैं, इसी क्रम में पुर्तगाली और स्पेनिश वासियों ने भौगोलिक खोज का युग का आरंभ किया। भौगोलिक खोज का युग का आरंभ किया मतलब कि ये अन्य रास्तों की तलाश शुरू करने लगे। तो जो अन्य रास्ते थे, लाल सागर वाला मार्ग, इस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये मार्ग उतना आसान नहीं था। इसी क्रम में यूरोपीय व्यापारी अन्य आपका रास्तों को खोज करने लगे। तो इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया था वो थे पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। इनके ही प्रयासों ने भौगोलिक खोजों के प्रयास को एक नई दिशा दी। जो पुर्तगाल के राजकुमार द हेनरी द नेविगेटर थे, इनके प्रयासों से भौगोलिक खोजों के प्रयास को एक नई दिशा मिली। उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए इस प्रयास में कि अन्य नए नए रास्तों की खोज किया जाए, नए नए देशों की खोज किया जाए। तो इसी क्रम में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के तट पर पहुंचा और उसका नाम रखा उत्मासा अंतरिक। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचकर उसका नाम रखा उत्मासा अंतरिक, और जिसे अन्य नाम तूफानी अंतरिक्ष या केप
ऑफ गुड होप, आशा, केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। मतलब बार्थोलोम्यू जो डियाज थे पुर्तगाल के नाविक, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण तट की खोज की और उसका नाम उत्मासा अंतरीप रखा, और जिसे बाद में तूफानी अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। और ये आने वाले भविष्य में ये केप ऑफ गुड होप एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस रास्ते से बहुत सारे व्यापारी भारत आए। इसी क्रम में 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस भारत की खोज में निकला। वो कोलंबस जो था 1492 ईस्वी में भारत की खोज में निकला, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर दी और वहाँ उन्होंने इसे रेड इंडियंस नाम दिया, रेड इंडियंस। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिक्ष के रास्ते यानी तूफानी अंतरिक्ष के रास्ते भारत की खोज करने में सफलता प्राप्त की, और इस खोज में वास्को डी गामा का मदद किया एक गुजराती नाविक अब्दुल माजिद ने। ये गुजराती व्यापारी था, अब्दुल माजिद एक गुजराती व्यापारी था, वो इसकी मदद करता है और वो इसे भारत के कालीकट तट पर पहुंचाता है। कालीकट तट के बंदरगाह पर पहुंचा वास्को डी गामा सबसे पहले। अब हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। तो जैसे कि हमने बताया था कि वास्को डी गामा अब्दुल माजिद नामक गुजराती व्यापारी नाविक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पे उसका स्वागत हिंदू शासक जेमोरिन ने भव्य स्वागत किया था, और वहां से वास्को डी गामा मसाला, जड़ी बूटी इत्यादि अपने देश ले गया। वास्को डी गामा जो आया था वो एक्चुअली में अपने हेक्टर नामक जहाज से काली मिर्च लेकर जब पुर्तगाल वापस लौटा, तो वास्को डी गामा इन वस्तुओं से अपनी यात्रा में जितना खर्च हुआ था उसका 60 गुना लाभ कमाया। मतलब कोई व्यापारी जब भारत आए और 60 गुना लाभ कमा के जाए, तो यूरोपियों के मध्य ये चर्चा का विषय बन गया, और बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी भारत में आकर व्यापार करने के लिए इससे प्रेरित हो गए। और उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली व्यापारी था वो था पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। ये 1500 ईस्वी में भारत आया था, और 1502 ईस्वी में वापस वास्को डी गामा भारत आया। 1500 में दूसरा पुर्तगाली व्यापारी पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल आया था, और उसके बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आया था। इस तरह से पुर्तगाली व्यापारी भारत आने लगे, भारत से व्यापार करने लगे। तो इन्हें लगा कि हम भारत में आते हैं, व्यापार करते हैं, चले जाते हैं, तो हम भारत में कोई ऐसा स्थान क्यों ना बनाएं जहां पे हम पूरे देश से व्यापार करके सामान को रख सके, और उसके बाद वहां से हम अपने देश ले जा सके, और अपने देश से जब हम आए तो वहाँ अपने देश से लाए हुए सामानों को रख सके। तो इस क्रम में उन्होंने एक सेफ जगह, मैंने जिसे बस्ती बोला जाता था, स्थापित करने का शुरुआत हुआ, और इसी क्रम में उसको मैंने बाद में फैक्ट्री नाम दिया गया। और पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला और 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। यानी पुर्तगालियों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री बनाई गई थी वो 1503 ईस्वी में कोचीन में थी। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि पुर्तगालियों ने कहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो कोचीन में। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। और इसी तरह पुर्तगालियों का व्यापार जो था वो बढ़ने लगा, और व्यापार के रख रखाव और आंतरिक सुरक्षा के मामलों के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, और 1505 ईस्वी में गवर्नर का पद बना दिया। उस तरह से अब गवर्नर बन गए। अब भारत में वो गवर्नर लागू करने लगे कि भारत में बारी बारी से गवर्नर। पुर्तगाली सिर्फ भारत में व्यापार करने आते थे, और यहाँ से सिर्फ मसाले और अन्य कीमती वस्तु ही लेके नहीं जाते थे। पुर्तगाली ने भारतीयों को कुछ इसके बदले दिया भी। उन्होंने भारत में अनारस, गन्ना, आलू और पपीता की खेती सिखाया। और भारत में जो तंबाकू है, तंबाकू की खेती का प्रचलन भी
पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। भारत में तंबाकू की खेती का जो श्रेय दिया जाता है वो पुर्तगालियों के ही दिया जाता है। भारत में जो गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ ये पुर्तगालियों की देन है। भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही गौथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ और भारत में पुर्तगालियों के द्वारा एक महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया जो है 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत ही माने फायदे की चीज़ थी भारतीयों के लिए। पुर्तगालियों के द्वारा व्यापार के रख रखाव के लिए गवर्नर नियुक्त कर दिए गए और इसी क्रम में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो था फ्रांसीसी द अल्मेरा। यह 1505 ईस्वी में गवर्नर बन के आता है और इसी ने कोचीन की फैक्ट्री की किलेबंदी की। मतलब व्यापारियों का जो पहला व्यापारिक कोठी था, फैक्ट्री था कोचीन में, उसकी किलेबंदी की और इसने व्यापार के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण पॉलिसी था। ब्लू वाटर पॉलिसी देखिए क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर की नीति, इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में एकमात्र व्यापार स्वामित्व चाहिए था। मतलब अरब सागर और हिंद महासागर में सिर्फ वही व्यापार कर सके, वो उनको स्वामित्व चाहिए था। इसके लिए उसने भारतीय मुख्य भूमि पर किले के निर्माण के बजाय पुर्तगालियों को समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया। मतलब उन्होंने ब्लू वाटर की नीति के अनुसार उन्होंने सबसे पहले तो यही किया कि पुर्तगालियों को समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया। इसी क्रम में उन्होंने एक और नीति की व्यवस्था की जिसको काटेज व्यवस्था कहा जाता है। काटेज व्यवस्था में के अंतर्गत पुर्तगाली कंपनियों ने भारतीय समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आक्रामक नीति प्रारंभ की। इस क्रम में पुर्तगालियों के द्वारा अपने अधीन प्रमुख समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर वसूल करने की पद्धति को काटेज व्यवस्था कहा जाता है। मतलब जो समुद्री मार्ग पुर्तगालियों के अधीन हो गए थे उन पर वो क्या करते थे, सुरक्षा कर वसूल करते थे। और इसके अंतर्गत पुर्तगाली प्रभुत्व वाले क्षेत्र से गुजरने वाले प्रत्येक व्यापारिक जहाज़ों को अपने व्यापार के लिए पुर्तगालियों से परमिट खरीदना होता था। मतलब वो तभी व्यापार कर सकते हैं जब वो परमिट खरीदते थे। यदि व्यापारिक जहाज ऐसा करने से इनकार करता था तो उसका जहाज और माल दोनों को जब्त कर लिया जाता था। और पुर्तगालियों को काटेज व्यवस्था इतनी सख्त थी कि अकबर भी, उस समय के मुगल बादशाह अकबर जो था, वो भी इस व्यवस्था को मानता था, काटेज व्यवस्था को। मतलब पुर्तगाली इतने ताकतवर हो गए थे कि वो समुद्री मार्ग पर किसी अन्य को व्यापार करने देने के बदले अपना सुरक्षा कर मांगते थे। इसी क्रम में जो अल्फांसो द अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, अल्फांसो द अल्बुकर्क ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था जो 1509 में गवर्नर बनकर आया। ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया। 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया। इसने ही हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी। और विजयनगर के राजा, उस समय के विजयनगर के तत्कालीन राजा जो राजा कृष्णदेव राय थे, उससे इन्होंने भटकल के किले का निर्माण का अधिकार प्राप्त किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भटकल के किले का निर्माण किससे और किसके द्वारा प्राप्त हुआ था। तो भटकल के किले का निर्माण का अधिकार विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से अल्फांसो द अल्बुकर्क को प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में जो अगला पुर्तगाली गवर्नर था वो था नीनो डी कुन्हा। ये 1529 ईस्वी में गवर्नर बना और इसने सबसे पहले जो राजधानी कोचीन थी, पुर्तगालियों की राजधानी इसके पहले कोचीन थी, उसको बदलकर गोवा किया।
और 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह से दमन और दीव प्राप्त कर लिए। मैंने 1534 ईस्वी में गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उससे दमन और दीव जीत लिया। उसके बाद अल्फांसो डी सूजा 1542 ईस्वी में गवर्नर बन के भारत आता है, और इसके समय ही जो प्रसिद्ध जोइस्ट संत फ्रांसीसी जेवियर था वो गोवा आया हुआ था। मतलब नाना डी कुनो के बाद अल्फांसो डी सूजा भारत आता है, और इसी के समय जोइस्ट संत फ्रांसीसी जेवियर भारत आया था। इसी बीच में वास्को डी गामा भी गवर्नर बनता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में ही उसके कब्र बनाए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट ने पुर्तगालियों से हुगली को छीना था। तो 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के कहने पर, मुगल सम्राट शाहजहां ने ही ऑर्डर दिया था, और उसी के कहने पर कासिम खान ने हुगली तट पर पुर्तगालियों से युद्ध छेड़ा था और पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। तो मुगल सम्राट कासिम खान ने किसके नेतृत्व में हुगली छिनवाया था पुर्तगालियों से? तो कासिम खान के नेतृत्व में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, पुर्तगालियों के भारत में व्यापारिक संबंध, चाहे व्यापार बहुत बढ़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे इनका व्यापारिक प्रभुत्व घटता गया, और आगे आने वाले डच, अंग्रेज, इनका व्यापारिक प्रभाव बढ़ता चला गया। पुर्तगालियों के व्यापारिक प्रभाव कम होने के पीछे इनका एक बहुत बड़ा कारण था, ये भारत में व्यापार के साथ साथ धर्मांतरण के विषय पर भी खुलकर सामने आ गए थे, जिससे भारत में इनका कड़ा विरोध किया गया। ये भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने लगे थे, और इसी के लिए उन्होंने जोइस्ट संत फ्रांसीसी जेवियर को भारत भेजा था, लेकिन ये अपने कार्य में असफल हो गए थे। और दूसरा था हिंदू महिलाओं से विवाह, जिससे वहाँ के हिंदू महिलाओं में, हिंदू समाज में उस समय एक गलत मैसेज गया कि ये पुर्तगाली उन पर शासन करना चाहते हैं विवाह के माध्यम से। ये गलत मैसेज चला गया। और दूसरा था, पुर्तगालियों को उस समय व्यापार करने के लिए ब्राज़ील जैसा एक उपनिवेशिक देश मिल गया था, और जिसकी वजह से वो भारत पर अपना व्यापार ध्यान कम देने लगे थे। और एक कारण था पुर्तगालियों का पतन का, वो था कि पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गए थे, और जैसे ही स्पेन देश का पतन हो गया 1580 ईस्वी में, पुर्तगाली अपने आप कमज़ोर हो गए, और पुर्तगाली जो थे वो सम्राट के अधीन थे, तो पुर्तगाली व्यापारी खुल के व्यापार भी नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, ये पुर्तगाली आगमन मैंने पढ़ा दिया है, और अगले वीडियो में अब हम डच, अंग्रेज और डेनिश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा, इम्पोर्टेंट लग रहा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब